कि सर ने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और आप लोगों के बीच जो मैं अपने विचार या जो मेरा संघर्ष की कहानी है वो मैं साझा करूँगा, क्योंकि मैं पीटीसी में 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। सर जो राजेंद्र सर हैं उनके मार्गदर्शन में काफ़ी कुछ मैंने सीखा, क्योंकि वो एक मैंने देखा कि उनमें एक सर के मुकाबले एक मुख्य गुरुजन की भावना भी मुझे दिखाई देती थी। तो इसलिए मैंने उनसे कई चीज़ें मतलब मैंने सीखी कि कैसे उतार चढ़ाव में एक बेहतर इंसान बना रहना है। कभी असफलता मिलेगी तो हमको ये नहीं देखना है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें वो मोटिव करते थे। और रही मेरी जो व्यक्तिगत जो मेरी पर्सनल लाइफ है, तो मैंने 2018 से जो यहाँ टेकनपुर में RJIT कॉलेज है वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई चालू की थी। फिर 18 से ही मैं सिविल सर्विस में प्रयासरत चालू कर दिया था मैंने कि अब मैं सिविल सर्विस ही दूंगा। फिर इसके बाद मेरा पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, जो जनरली नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बहुत बोलते हैं कि आप पहली बार आ रहे हो तो टाइम लगेगा। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पूरी एफर्ट डालूंगा, क्यों नहीं होगा मेरा प्रीलिम्स। तो मैंने एफर्ट डाले और पहले ही प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था विथ ग्रेजुएशन के साथ। क्योंकि हमें देखते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया जाता है। लास्ट के जितने भी इंजीनियर होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम की एक रात जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। और क्या करते थे, जनरली यही करते कि दिन भर या जब तक सेमेस्टर चलते हैं तो मौज मस्ती करते हैं, लास्ट के 2-3 दिन फिर पढ़ते हैं। और मैंने भी जनरली यही उठाया कि शिवानी उठाते थे लास्ट में एक दिन के लिए, और बस उसको पढ़ के और एग्ज़ाम दे आते थे। RGP भी अपनी यूनिवर्सिटी फेमस है कि कॉपी भराना आप पास हो जाओगे। बताऊंगा नहीं था। आप फिर सवाल का जो फाइनल ईयर है उसमें मैंने ग्रेजुएशन का इतना दबाव नहीं दिया और पूरा फोकस में सिविल सर्विस पे हो गया था। तो उसी का फिर मेरा डेडिकेशन बढ़ता ही गया निरंतर। तो उसी की बदौलत मेरा पहली अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ट्राई किया मेंस का। तो मेंस में मेरी थोड़ी गलतियाँ रहीं। मैंने मेंस में जो नोट्स हैं वो नहीं बनाए सही ढंग से, तो इसकी वजह से मेरी चीज़ें कई छूट गई पेपरों में, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा 2018 में मेंस में रुक गया। फिर मैं फिर से ट्राई किया तो मेरा प्रीली फिर से निकल गया 19 में। तो लगातार ऐसे प्रीलिम्स मेरे निकलते रहे। अभी 2024 में मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था। मेंस मैंने लिखा है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। और ये जो मेरी 7 साल की संघर्ष की कहानी है, इसमें मैं कभी भी निराश नहीं हुआ। जब भी मैं अपने रूम में बैठता था तो मैं ये सोचता था कि मैं कर लूँगा समय के साथ, क्योंकि जब मेरा समय आएगा तो ईश्वर मेरे साथ होंगे और मेरा अच्छा टाइम एक दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे पता था। और दूसरी चीज़ मैंने जो साझा की है कि एक दिन मेरे पिताजी मुझसे ये बोल रहे थे कि जनरली हम लोग बात करते थे जब पिताजी से, तो उन्होंने बोला कि बेटा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमसे जितनी खुशी किसी को नहीं होगी। तो मैंने कहा कि हाँ पापा, ये तो मैं जानता हूँ कि आपसे जितनी खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जो एक बात की, जो मेरा मोटिवेशन था बरहमेश 24 घंटे, वो था कि उन्होंने ये बोला कि जिस दिन आपकी सिलेक्शन होगा ना, तो हम जो अभी 60 जिएंगे हम 70 जिएंगे, हमारी 10 साल अपने आप ही एक एज बढ़ जाएगी। तो ये जो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मेरे पिताजी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे सिलेक्शन से मैं 10 साल ज़्यादा जीऊँगा। तो मैंने कहा कि इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए क्या होगा। फिर मैंने कभी भी कोई मोटिवेशन मतलब पहले भी नहीं देखता था और कभी ना मैंने फिर देखा, क्योंकि वो बात मेरे जहन में उतर चुकी थी कि मैं कितना भी सफल हूँगा या असफल हूँगा, लेकिन वो बात मेरे मन से नहीं गई। जब भी मैं असफल होता था, मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपसे कि जब मेरे 21 और 22 में मैंने अथाह मेहनत की, मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य बोल रहा हूँ कि मैंने 16 घंटे भी पढ़ाई की है। क्योंकि जब मेंस नहीं निकला मेरा 19 का, तो एक ऐसा भी समय था तब मैं अकेला रूम में रो रहा हूँ। और अपने पिताजी से जब मैं पेपर दे के आता था मेंस का, तो थर्ड पेपर मेरे लिए एक दुश्मन जैसा था। मतलब कि ये अगर निकल जाता तो शायद मैं सिविल सर्विस में भी चयनित हो जाता था, क्योंकि उसका पूरा बैकग्राउंड साइंस था और वो मेरा छूट जाता था। तो एक दिन जब मैं पेपर दे के आया, फिर पापा ने पूछा कि आज का पेपर कैसा गया, थर्ड पेपर। तो मैंने उनसे कहा कि पापा आज का पेपर भी बिगड़ गया है। तो उन्होंने बोला बता तू मतलब क्या कर रहा है जिससे पेपर नहीं बनता है। तो मैंने कहा मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, स्पीड है, मेरी राइटिंग है, उसकी वजह से पेपर छूट जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा नाराज़ हुए, डांटे कि तू लगातार चीज़ें बिगाड़ रहा है, ऐसे कब तक चलेगा, समाज का भी एक दबाव है, शादी भी करनी है।
तो मैंने उनसे तो ये बातें जब दिमाग में होती थी तो उस दिन मैं रोता था फिर रात में बैठ के। मैंने कई बार जो 6 पेपर होते थे मैंने 6 दिन रोया है, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा। 21 और 22 के में था, क्योंकि मैंने मेहनत पूरी की थी, अथाह मेहनत की थी, और उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा था क्योंकि पेपर बिगड़ रहे थे। और मेरे पिताजी को पूरी उम्मीद थी कि ये इस बार निकाल लेगा, तो ये डर था मेरे अंदर कि इस बार का मेंस बिगड़ेगा, तो उसका प्रेशर रहता था। तो रात में ना तो मैं सोता था, और वो 6 दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहते थे, जिसमें रोना तो मेरे लिए एक बहुत आसान बात हो चुकी थी कि रोना तो है। मैं इमोशनल हूँ क्योंकि मेरे अंदर चीज़ें नहीं है कि वो बोलते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, वो मेरे लिए नहीं है। मैं तो इमोशनल हूँ, मेरे अंदर अगर इमोशनल आएंगे, मुझे किसी बात से बुरा, तो मेरे आंसू आ जाते हैं। और रही बात एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अभी जब मेरा 4 दिसंबर को इंटरव्यू था, तो उससे पहले भी ईश्वर ने मेरे जो सबसे जो लगा जिस इंसान से था मेरी ज़िंदगी में, उनसे ही मुझसे अलग कर दिया, और शायद अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेरे दादाजी 16 नवंबर का उनका स्वर्गवास हो गया था, और मैं तभी इंदौर में था। और मेरे पिताजी ने भी ये योजना बना ली थी कि अरविंद तक किसी भी कीमत पे खबर ना पहुँचे कि दादाजी नहीं रहे। लेकिन वो अचानक ईश्वर की जैसी इच्छा रहती है, तो वो सब उनकी जो योजना है वो नियति है जो वो कर ही देती है। वो मुझे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से पता चल गई। मैंने जब घर पे फ़ोन लगाया तो मुझसे छुपाया गया कि नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है, आप आराम से इंटरव्यू दीजिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैंने जोर दिया कि आप बताइए हुआ क्या घर में, तब जाके मेरे पिताजी ने बोला कि दादाजी नहीं रहे। तो ये इमोशनल मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इससे मैं उभरने के लिए मुझे टाइम लगा, कम से 4 से 5 दिन में लगातार रो रहा हूँ रूम में बैठ के। क्योंकि दादाजी से जब मैं आ रहा था दीपावली, तो मैं बोल के आया था कि इस बार आपका नाती अधिकारी बन जाएगा, आप बस एक चीज़ थी जो मेरे उनके करीब था कि मैं इस बार जब बन के जाऊँगा तो वो देखेंगे कि मेरा जो नाती है वो बन चुका है अधिकारी। लेकिन जब मैंने ये सुना कि उनका स्वर्गवास हो चुका है, तब वो नहीं रहे हमारे बीच, तो मैंने ये भी सोचा कि मैंने कहा शायद मैं उनकी आग को, उनकी चिता को आग भी दूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे आने नहीं दिया किसी भी कीमत पर। बोले तू यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यदि तू यहाँ आ गया तो तेरे और समय बर्बाद होगा। तो उन्होंने मुझसे यहाँ भी रोका, तो मैंने वहाँ भी फिर अपने आप से समझौता किया कि ठीक है, अब मेरी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि मैं जब सिलेक्ट हो जाऊँगा तभी मैं गाँव में जाऊँगा। तो मेरे जो दादाजी है, मतलब अभी जहाँ भी हैं, जहाँ भी होंगे, वो मुझे लग रहा है मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे कि उन्हीं का ही आशीर्वाद है। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मेरी फर्स्ट रैंक लगेगी। मुझे इतना श्योर था कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा, क्योंकि नंबर ठीक थे मेरे मेंस में, और जनरली हर दोस्त मुझसे कहता था कि तेरा सिलेक्शन तो रेंजर पे हो ही जाएगा। लेकिन रैंक का कभी कोई डिसाइड नहीं रहता है। तो मुझे लग रहा है कि वो उन्हीं का ही एक आशीर्वाद है कि मेरी फर्स्ट रैंक भी लग गई, सिलेक्शन हो गया। तो मैं जानता हूँ कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं और जिनसे हमारा लगाव है, वो कभी भी हमारे लिए अहित नहीं सोचते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, मैं उन्हीं की दुआ से है, उन्हीं की जो आशीर्वाद है वो अभी भी मेरे पीछे मेरे साथ बना हुआ है। तो ये मेरे साथ एक घटना घटी, लेकिन फिर भी मैं हारा नहीं। इसका एक सीधा सीधा ये सारांश निकलता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी जीवन में। जब उतार चढ़ाव ऐसा होगा कि आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, और मैं इसके लिए शायद बना भी नहीं हूँ। कई बार मेरे अंदर भी विचार आता था कि सिविल सर्विस के लिए शायद मैं बना नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरे अंदर चीज़ें आती थी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे लगा रहना चाहिए। तो मैं लगा रहा। तो फाइनली ईश्वर की भी एक कृपा होती, जब आप ईश्वर वास्तव में जो गीता का जो ज्ञान है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, बहुत बढ़िया। मेरे अंदर वो था कि कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि आपको कर्म करना है, यहाँ ये नहीं देखना कि आपके सामने आपके दादाजी है, आपके भाई है, आपका कर्तव्य है कि वार चलाओ। तो ये बातें जब मैं महसूस करता था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ें आ जाती थी कि मुझे अभी फल सोचना नहीं, जब मेरा टाइम आएगा तो माधव की जब कृपा होगी या शिव जी की कृपा होगी, तो शायद मेरे साथ उनका आशीर्वाद आ जाएगा। तो मेरे साथ सब चीज़ें जो अभी मेरे विपरीत चल रही हैं, जो मेरे पक्ष में नहीं है, या नेति ने अभी मेरे साथ नहीं दे रही है, तो एक समय के बाद वो आएगी। मैं लगा रहा कंटिन्यूसली, ईश्वर की कृपा हुई। वैकेंसी फॉरेस्ट में कभी आती नहीं थी, इतनी वैकेंसी आ गई अचानक। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे लिए ये शायद ईश्वर की बनाई हुई एक योजना है। फिर मैंने वहाँ से फिर पुश किया, मैंने कहा अब सिविल सर्विस को थोड़ा ब्रेक लगाता हूँ और फॉरेस्ट सर्विस पर मूव करता हूँ। क्योंकि मेरे 4 दोस्त हैं जो मेरे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, जिनका मैं नाम भी लूँगा। अक्षय चौधरी,
अंकुश केम, जयेंद्र पाल और जय कुमार। ये 4 वो लड़के हैं जिन्होंने मुझे मोटिव किया कि तुझे फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहिए। अंकुश केम नायब तहसीलदार जी हाँ, अंकुश केम नायब तहसीलदार है, 2019 यहीं से सिलेक्टेड। उसने कहा कि तेरा मेंस नहीं निकल रहा है तो तुझे क्या करना चाहिए, एमसीक्यू तेरा अच्छा है, प्रीलिम्स मेरा हर बार जनरल से निकलता है। मैं क्वालिफाई अपनी कैटेगरी में नहीं करता हूँ, मैं जनरल से फाइट कर जाता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यू आते हैं तो वो मेरा अच्छा है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि इसका मेंस भी एमसीक्यू में होता है, तुझे यहाँ ट्राई करना चाहिए। और वैकेंसी भी अच्छी खासी आ गई थी तो मैंने कहा बिल्कुल मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने सिविल सर्विस को थोड़ा ब्रेक लगा के पूरा फोकस फॉरेस्ट्री पे आ गया। तो जैसे ही वो मेरा प्रीलिम्स हुआ तो प्रीलिम्स अच्छे नंबरों से हो गया। फिर जैसा देखा कि मैंने मेंस के लिए ट्राई किया तो मेंस के लिए एक योजना होती है, मैंने बताया कि जब आप लगे रहते हो तो एक योजना है, ईश्वर की मंशा देखिए आप कि वो पहले जून में मतलब 27 फरवरी को वो पेपर होना था फॉरेस्ट का, लेकिन सबको संभावना थी कि मेंस फॉरेस्ट का अपने टाइम पे ही होगा, सिविल की डेट बढ़ेगी, लेकिन उल्टा हुआ। सिविल का जैसा था वैसा ही हुआ और फॉरेस्ट की डेट खिसका दी 6 महीने। तो वो मुझे मतलब वो जो दबाव था कि यार बीच में फॉरेस्ट भी पढ़ना है वो भी कम हो गया। और फिर मैंने सिविल सर्विस का मेंस अच्छे से दिया और इसके बाद फिर मैंने फॉरेस्ट के लिए फिर अच्छे से तैयारी की और मेरा मेंस में अच्छे नंबर आए। मैंने 290 नंबर ले आया मैं 450 में। तो सभी ने कहा कि तू RFO तो सिलेक्टेड हो गया क्योंकि नंबर बहुत अच्छे हैं। अब रही बात इंटरव्यू की, तो मैं इंटरव्यू देने गया। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लड़कियों से या लड़कों से थोड़ा दूर ही रहता था। तो दोस्त मुझसे बोलते थे कि तेरी जब अलग जेंडर से बात होगी तो कैसे बात करेगा, तुझे आता नहीं है बात करना। तो ये मेरी एक समस्या थी कॉलेज टाइम पर और इसके। तो उन्होंने बताया कि अब तुझे बात करनी पड़ेगी, इंदौर में तो बहुत सारे लोग मिलेंगे तुझे। मैंने कहा करूँगा ट्राई। तो मैंने फिर मॉक देना चालू किए कोचिंगों पे। तो वहाँ से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा, क्योंकि नॉलेज मैं मानता हूँ कि मेरे पास नॉलेज सफिशिएंट थी इंटरव्यू के हिसाब से। तो जहाँ भी जाता था तो इंटरव्यू मुझे अच्छा एक सकारात्मक वहाँ से निष्कर्ष मिलता था कि तुम्हारे अंदर है, तुम बन सकते हो। वही लेके मैं बोर्ड में गया और बसरते वहाँ पोस्टी सर भी मिल गए मुझे। तो बोर्ड जो मेरा था इंटरव्यू का पोस्टी सर का था। तो उन्होंने मुझसे अच्छे से बोला अच्छा आप बताओ IMF विश्व बैंक के बारे में पूछा गया मुझसे। फिर उनके बारे में HDR आपने सुना होगा, IMF में होता है, नोबेल प्राइज़ के बारे में सुना। तो ये सारी चीज़ें। फिर एक मैम थी, मैम से कुछ मैम पूछ रही कुछ भी, तो मैम तो सीधा ऐसा एक्सप्रेशन बेकार, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आता तुम्हें, मतलब हर एक्सप्रेशन उनका ऐसे ही था कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तो मैं कह रहा था ठीक है मैम आपको नहीं आता, मतलब आपको जैसे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने मन में ना ठीक है मैं अपना आंसर दूंगा, क्योंकि वो हर आंसर पे ऐसे ही एक्सप्रेशन दे रहे थे, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डर गया कि यार मैम तो बिल्कुल ये बोल नहीं रही थी। अच्छा, फिर लास्ट वाले जो सर थे उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अरविंद तुमने सारे आंसर अच्छे दिए, अब आखिरी क्वेश्चन बता दो कि डिप्टी रेंजर के क्या कार्य होते हैं। तो मैंने बता दिए, क्योंकि पिताजी मेरे भी पन्ना टाइगर रिजर्व में वनपाल के पद पर पलते हैं, डिप्टी रेंजर है वो। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, तो मुझे पता थे कार, मैंने अच्छे से बता दी कि ये कार होते हैं। बोले आपका इंटरव्यू होता है, आप जाइए, आप समझ धन्यवाद करके निकल आए। फिर मुझे ये एहसास था, क्योंकि काफ़ी सॉरी बोला था मैंने बीच बीच इंटरव्यू में, तो थोड़ा डर लगा रहता था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। पोस्ट टीचर कभी कभी तो दिमाग में चलते ही रहते थे कि 5 नंबर ना दे दे, 6 नंबर ना दे दे, डर लगा रहता है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। और मेरे दोस्त जब भी मैं उनके सामने बीच में कहता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होता, तो बोलते थे अब तू आज चुप हो जा, नहीं तो कुछ ना कुछ हमारे मुंह से फिर उल्टा सुनेगा। उनको ये लगता है, क्योंकि वो इरिटेट होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि तेरा सिलेक्शन तो पक्का है, लेकिन डर रहता था मेरे अंदर कि होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली जब लिस्ट आई, ACF की लिस्ट पहले डली, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये लिस्ट जो रेंजर की आई, तो उसमें मेरे दोस्तों ने मेरा रिजल्ट भेजा, बोला तेरा सिलेक्शन हो गया RFO को। लेकिन 2 मिनट बाद उन्होंने बोला कि तेरी रैंक भी लगी, तो वो खुशी डबल हो गई। फिर पिताजी को कॉल लगाया, उनने उठाया। तो जो आपके माता पिता को खुशी होगी ना, वो किसी को नहीं होगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि वाह बेटा तूने गजब कर दिया। ये शब्द मेरे ज़िंदगी भर मुझे याद रहेंगे। यही बोला, मैंने कहा पापा सिलेक्शन हो गया और मैंने MP टॉप किया है। तो मतलब जो उनका भाव था मुझसे बात करने का, वो एक अलग ही था। और फिर इसके बाद जो मैं उनकी फ़ोटो देख रहा हूँ अभी माता पिता की, या उनके बात करने का लहजा, हर चीज़ बदल चुकी है। मतलब इतना चीज़ें मैंने कर दी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि बहुत खुशी दे दी तूने मुझे। मतलब ये देखो आप लोग जब भी निराश हो, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके माता पिता सोच रहे हैं।
इसलिए जिंदगी में यदि किसी को ज़्यादा अहमियत देने में तो ईश्वर से भी ज़्यादा माता पिता को पूछता हूँ। बिल्कुल मेरा ये थॉट है, मेरा ये मानना है कि यदि आप माता पिता की सेवा करेंगे, यदि उनकी बातों पर चलेंगे या जो भी वो कहेंगे, तो आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। कभी हार नहीं होगी, कभी हार नहीं होगी, आपकी कभी हार नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें आप देखते हैं हमारी जो वास्तव में मानने में फर्क होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है। यदि हम वेद पुराण या कोई भी पढ़ें, गीता पढ़ें या महाभारत देखें या रामायण देखें, तो महापुरुष जो बोलते हैं पुरुषोत्तम राम, वो कितने बोलते कि जैसे ही उन्होंने बोला कि दशरथ राजा ने कि आपको बनवास है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सीधा चले गए। तो आज की पीढ़ी में मानता हूँ कि आज की पीढ़ियों में थोड़ा बदलाव हो रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमारे यहाँ आ रही है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी है हमें उस पर रहना चाहिए अटल, क्योंकि वो ही हमको आगे ले जाएगी। इसलिए माता पिता का सम्मान करिए, वो जो बोलें कि हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, तो उन्हीं से मोटिवेशन लीजिए। आप कोई वीडियो रील्स देख के आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, 2 मिनट के लिए आ जाएगा, फिर आपका चला जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने माता पिता के बारे में सोचोगे, आप देखोगे कि आपकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि जब भी आपको लगे कि निराशा आ रही है, आप पूरी एनर्जी से माता पिता के बारे में सोचें। आप फिर से एनर्जी भर जाएगी आपके अंदर और आप देखोगे कि नकारात्मकता आपके अंदर है ही नहीं है। संघर्ष एक टाइम तक होता है और ईश्वर की योजनाएं फिक्स हैं कि आपको परीक्षा लेगा वो। तो उस परीक्षा में अगर आप डगे नहीं, हिले नहीं, पूरी तरीके से अटल तरीके से टिके रहे, तो आप देखना आप सक्सेस जरूर होगे। मैं तो यही कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे सीख सकते हो, मुझसे नहीं, मेरी मतलब जर्नी से कि 2018 से 24 में मुझको चीज़ें कुछ मिल रही हैं। इस बीच में मैंने काफ़ी संघर्ष तो देखा ही होगा। घर वाले जब मेरे माता पिता किसी समारोह में जा रहे हैं या शादी सम्मेलन में जा रहे हैं, तो वहाँ बोलते हैं कि आपका बेटा इतने सालों से ग्वालियर में रह रहा है, क्या कर रहा है वहाँ। उन्हें भी सुनना पड़ता था, कभी कभी उनसे साझा भी करते थे कि तू कर क्या रहा है, लगातार फेल हो रहा है। तो मैं यही कहता था कि पापा देखो, मेरे हाथ में जो है मैं वो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं कभी सिविल सर्विस, लगा रहूँगा। क्योंकि कभी बार वो बोल देते थे कि तू क्यों ये कर रहा है, सिविल सर्विस नहीं हो रहा छोड़ दे, कुछ और कर ले, बीएड कर ले, बड़ी 1 की दे दे, 2 दे या टेक्निकल दे। तो ये सारी चीज़ें वो बोलते थे, लेकिन मैं कभी भी उनकी बातों को सुनता था, तवज्जो देता था, लेकिन फिर अपने उस पर ही लग जाता था कि मुझे सिविल सर्विस ही करना है। तो माधव की कृपा हुई। मैं एक और आपको बता रहा हूँ कि मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ, मेरी मानने की इच्छा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जब आप उनको मानोगे तो वो आपको सकारात्मकता ऊर्जा देगी। और बशर्ते मैं सबसे ज़्यादा जो मानता हूँ वो है कान्हा मेरे लिए बहुत, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा स्थान है। क्योंकि जब भी मैं निराश होता हूँ, मैं गीता के श्लोक सुन लेता हूँ यूट्यूब पे। बाकी मैंने गीता इतनी डीप में पढ़ी तो नहीं है, लेकिन उनके जो वक्तव्य महाभारत में, वो आप देखना, जब भी आप निराश हो उनको पढ़िए। उनके वक्तव्य ऐसे हैं कि आपको एनर्जी इतनी देंगे कि वो एनर्जी कई दिनों तक चलेगी। आप उसको महत्व दीजिए। ये रील्स की जगह आप उनको देखिए, उनकी रील्स। बिल्कुल सही।